नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में अगर आप एचपी टेट प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नंबर 1 डेडिकेटेड चैनल है। स्पेशल टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं जून 2024 में टीजीटी आर्ट्स के लिए आपके पास एचपी टेट में जो है साइकोलॉजी सेक्शन आपका थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आपको मैं प्रश्न पत्र जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर कैसे प्रिपरेशन की जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। साथ में ऑफिशियल आंसर की में इसके क्या आपके राइट आंसर है वो भी साइकोलॉजी सेक्शन आपको मैं कंप्लीट बताता हूँ। इस वीडियो को आपके पास मेडिकल नॉन मेडिकल जीबीटी वाले सभी आपके फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक और अब आपके बात बता दूँ, जो आपके पास ये स्पेशल टीजीटी आर्ट्स का भी पेपर आपके था, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे गए वो थोड़े से मेडिकल वालों के आपके हिसाब से पूछे गए हैं। तो मेडिकल अगर आपके पास है और मेडिकल की तैयारी करे हो एचपी टेट के अंदर, तो साइकोलॉजी सेक्शन आपके लिए ये वाले क्वेश्चन बनते थे। लेकिन ये बाय मिस्टेक आपके पास शायद टीजीटी आर्ट्स वालों को डाल दिए गए थे एचपी पोस्ट ने। ये भूल भी हो सकती है, लेकिन इस बार ऐसे प्रश्न आपके आ नहीं सकते हैं। बावजूद इसके हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्व करके आप 5-6 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ सॉल्व करके कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे पेपर को। उसके बाद आपने खुद से इसमें बाकी के क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व कर देने। पहले प्रश्न हम देखेंगे, हॉवर्ड गार्नर ने आपके पास बुद्धि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो हॉवर्ड गार्नर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ये थ्योरी आपके देखने को मिलती है, जिसमें हॉवर्ड गार्नर क्या कहते हैं कि बुद्धि के जो प्रकार है वो अलग अलग आपके हो सकते हैं। कुछ के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती हैं, कुछ के पास म्यूजिकल भी हो सकती हैं, कुछ के पास इंट्रापर्सनल हो सकती हैं, कुछ के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपके देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के हॉवर्ड गार्नर आपके पास 8 तरह की बुद्धि की बात करते हैं। मैंने अलग एक वीडियो आपके डाली है एजुकेशन साइकोलॉजी की थ्योरी रिवीजन करके, उसमें मैंने इसको कवर किया है, उसको वहाँ से आप देख लेना। प्लेलिस्ट में अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बना है। दूसरे की थोड़ी सी बात करेंगे, कैसे इसको विद ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे। बी ऑप्शन तो आपको चलो लग गया पता कि आपके पहले का बी सही है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए आपके पास क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। हो सकता है कि अगली बार आपके प्रश्न यहाँ से बन जाए, आपसे पूछा जाए कि आपके पास थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दी है, तो ये आपके पास एल थर्स्टन की आपकी ये थ्योरी है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो उसके द्वारा आपके एल थर्स्टन द्वारा आपके दी गई है। वैसे ही ऑप्शन सी देखिए, ट्रायर्किक थ्योरी, यहाँ से तो प्रश्न कई बार पहले भी बन चुका है, तो ऑप्शन को भी आप सॉल्व करके चलेंगे। ये ट्रायर्किक जो थ्योरी किसकी है, स्टर्नबर्ग की है। क्या ट्रायर्किक थ्योरी के अंदर क्या स्टर्नबर्ग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टू फैक्टर थ्योरी, ये स्पीयरमैन की है। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर जो दिए थे, 2 फैक्टर जो 2 कारक आपके बताए हैं, जी और आपके पास एस, इससे संबंधित भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। यहाँ से प्रश्न आपके आते रहते हैं, टू फैक्टर थ्योरी बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछी गई है। इस तरह से विद ऑल ऑप्शन आपके सॉल्व करना। दूसरा आपको मैं कुछ आपके 4-5 में करवा देता हूं, बाकी फिर मैं राइट आंसर बताता रहूंगा कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या इसमें राइट आंसर है। सेकंड अगर हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कंसिक्वेंस। तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई अवांछित व्यवहार या पीड़ादायी जो परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करता है तो वो आपके क्या कहलाएगा। यहाँ पर आपके पास इस तरह के जो प्रश्न है वो आपके पास बायो वाले क्वेश्चन है, तो मेडिकल वालों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो बायो वाले क्वेश्चन मेडिकल के लिए जाने चाहिए थे, लेकिन ये गलती से पिछली बार टीजीटी आर्ट्स वालों को ही पूछ लिए थे। तो बायो वाले तैयार रहे, ऐसे प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। और टीजीटी आर्ट्स वाले भी तैयार रहे, कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार गलत आपके पास पत्र, आपके पास प्रश्न पत्र जो है साइकोलॉजी सेक्शन आपके पास गलती से आपके टीजीटी आर्ट्स के लिए डाल दिया गया था। जहाँ तक मैं पूरा पेपर इसको समझ पाया, तो इससे तो यही लगता है। तो फिलहाल सॉल्व तो हम करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर आपके क्या देखने को मिलता है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक ऑप्शन को लेकर चलेंगे, लेकिन पहले से इसका राइट आंसर देख लेंगे। तो आपके पास अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी जो परिणामों के मध्य जो संबंध स्थापित करता है, ये कौन करता है, आपके पास अवर्जन थेरेपी आपके करते हैं। अवर्जन थेरेपी के अंदर हम क्या देखते हैं, अवर्जन थेरेपी एक तरह के हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशली किसके लिए देखने को मिलता है, इस थेरेपी को किसके लिए यूज़ किया जाता है। आज की डेट में हम अगर सिंपल भाषा में समझे, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र है, चाहे एल्कोहलिक कोई आपके पास है या किसी तरह के कोई भी बिहेवियर है, यानी कि हम कहेंगे कि ऐसा बिहेवियर जो कि समाज में आपके पास स्वीकृत नहीं है या उसको बुरा माना जाता है, तो उस तरह के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम इस थेरेपी का यूज़ करते हैं। जैसे सीधे तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र है इसमें जो यूज़ की जाती है, ये आपके पास की ज़्यादा अवर्जन थेरेपी आपकी यूज़ की जाती है। ये ऐसा व्यवहार है, अवांछित व्यवहार है और पीड़ादायी हो सकता है क्योंकि शरीर को आपका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित करेगा एवर्जन थेरेपी के मध्य किया जा सकता है। इसके थ्रू आपके पास किसी भी तरह के गलत व्यवहार को रिमूव करने का
प्रयास यहाँ पे किया जा सकता है। इसको पहली बार जो यूज़ किया गया था, हो सकता है प्रश्न डेप्थ में बने, 1920s की बात है, पहली बार इसको यूज़ किया गया था 1920 में, याद आपने रखना है। कॉमनली आपके पास ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी एडिक्टेड आपके पास रहते हैं, हैबिट से रिलेटेड आपके पास जो है फॉर्मेशन अगर आपकी करनी हो, चेंज ऑफ बिहेवियर आपने करना हो, तो उससे संबंधित इस थेरेपी को आपके प्रयोग में लाया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन बायो फीडबैक, ये किससे संबंधित है? बायो फीडबैक आपके पास अगर हम साइकोलॉजी की टर्म्स में इसको देखें तो एक आपके पास जो माइंड बॉडी की टेक्निक्स आपकी जो यूज़ की जाती है, जैसे कि आपके पास हमने एक थ्योरी की बात की थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक थ्योरी आपके देखने को मिलती है, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस जो आपके है। बॉडी काइनेस्टिक में हम क्या देखते हैं, जो हमारा बॉडी है, बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, और बॉडी को कंट्रोल जो व्यक्ति कर सकता है उन व्यक्तियों के पास बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्नर। अगर आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप इसको समझ पा रहे होगे। वैसे ही आपके पास बॉडी फीडबैक में भी क्या होता है, माफ कीजिएगा, बायो फीडबैक के अंदर आपके पास क्या देखने को मिलता है, बायो फीडबैक के अंदर हम देखते हैं कि जो कि आपके पास बॉडी का जो फंक्शंस है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास बॉडी के फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, आपकी हार्ट बीट है, कुछ व्यक्ति हार्ट बीट को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि आपके सांस रोक कर रख दी, अपनी जो ब्रीथिंग जो है, ब्रीथ को आपके रोक कर रख लिया, पल के आपके पास झपकाना थोड़ी देर रोक दिया, जो कि रिफ्लेक्शंस आपके पास रहते हैं, ऑटोमेटिक आपके चलते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप कर पा रहे हैं, इसको आपके पास बायो फीडबैक के अंदर हम इसको देखते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं कि कोई भी आपके पास एक मेंटल स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक स्कूल है, अब स्कूल कौन सा है, अभी आपने बस स्कूल की इमेज आपके आ रही है, धुंधली, अभी क्लियर नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि आपने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक जिस स्कूल में पढ़ा है, अब जैसे ही मैंने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक मैंने कहा, आपके अंदर वो स्कूल आपको याद आ गया। इवन मैं कहूँगा कि जैसे ही आप गेट आपके कवर करते थे, गेट क्रॉस करते थे, इमेजिनेशन आपके साथ था। इसको बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, हम स्पेशली विजुअल मेंटल इमेजिन हम करते हैं, इमेजनरी हमारा रहता है कि विजुअल हमारे जो है वो इमेजनरी आपके हो जाते हैं। कोई भी एक मैं चीज़ कहूँगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ क्लाउड, क्लाउड कैसे वाले, जो गोभी के आपके फूल होते हैं, गोभी के फूल, उस तरह के वाइट वाइट क्लाउड आपके पास, साफ बिल्कुल आसमान आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है आपके पास, कहीं भी आपके पास और कुछ नहीं, लेकिन एक दो क्लाउड बीच में आपके हैं, तो आप इमेजिनेशन करने लग गए। कुछ और भी चीज़ मैं कहूँ तो आप उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगेंगे। इसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के अंदर हम इसको देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी आपके पास कोई भी आप इमेज रखेंगे, उस इमेज पर अपनी तरह का एक आपके पास माइंड मैपिंग आप करते चले जाओगे। ये किसके अंदर आएगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के अंदर। ऐसे पेपर को सॉल्व कीजिए, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन बी के अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो इसका जो राइट आंसर आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग एचपी बोस ने जो आपके पास दिया है वो एवर्जन थेरेपी है, और यही आपके पास बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की आपके पास एक आदत है, क्या आदत है, चीखने चिल्लाने की, और जब उसके माता पिता ये देखते हैं तो उसके बारे में निर्णय लेते हैं कि जब भी ये चिल्लाएगा उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? राहुल इज हैबिचुअल ऑफ स्क्रीमिंग, so his parents decide to take the food away whenever he screams. This is a technique of, तो हम देखते हैं, हमने रिन्फोर्समेंट के बारे में पढ़ा है। एक होती है पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, दूसरी होती है नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। हम यहाँ पर पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट का जो यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्रेज करने के लिए, ताकि उसको बढ़ावा मिले। किसी भी छात्र को हम जो है गुड का यूज़ करते हैं, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, इस तरह के जितने भी शब्दों का आप जो है प्रयोग करते हैं, शाबाश आप कहेंगे, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसको पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट कहा जाता है, जो कि अचीवमेंट्स को और बढ़ा देता है, इवन उसको जो है बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ आपके पास बच्चे कैसे होते हैं, कुछ बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कई बार गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई बार चीखने चिल्लाने की आदतें उनमें हैबिट डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे में हम यूज़ करेंगे नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। नेगेटिव रिन्फोर्समेंट के रूप में, जैसे कि राहुल को क्या किया गया है, खाना नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है कि राहुल को बाहर निकाल दिया जाए, घर से बाहर उसको खड़ा कर दिया जाए कि तुझे अंदर तब तक नहीं आने दिया जाएगा जब तक चीखना चिल्लाना बंद नहीं कर देता। हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब जब आपके पास राहुल चिल्लाएगा तब तक उसको एक एक चांटा भी मार दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर यूज़ जो किया जा रहा है नेगेटिव इन्फोर्समेंट, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट यूज़ किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए, हैबिट फॉर्मेशन के लिए। और हैबिट फॉर्मेशन आपके पास कैसी होगी, अच्छी होगी। गलत आदतों को सुधारने के लिए हम कई बार नेगेटिव इन्फोर्समेंट का यूज़ करते हैं। वैसे अक्सर नेगेटिव इन्फोर्समेंट का यूज़ आपके नहीं किया जाता, लेकिन हमें कई बार करना पड़ता है, और कई बार परिणाम जब हमारे जो है अनुरूप नहीं रहते हैं, तो ऐसे में नेगेटिव इन्फोर्समेंट आपके युग में लाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के रूप में किसी एक बच्चे के जो है, मान लीजिए किसी एक कक्षा में टॉप उसने कर दिया है, तो उसको कहा गया था अगर अपनी कक्षा में टॉप करेगा तो एक साइकिल उसको दी जाएगी। जब उसको साइकिल दी गई
अगले साल क्या हुआ, अगले साल वो टॉप नहीं कर पाए, तो ऐसे में नेगेटिव इन्फोर्समेंट के लिए क्या किया जाएगा, उससे साइकिल वापस ली जाएगी और साइकिल में ताला लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जब अगली बार फिर से टॉप करेगा तभी तुम्हें साइकिल मिलेगी, ऐसे नहीं तो तुम तो पूरे फिर आपके दिन भर घूमते रहते हो, फिर आपकी क्लास में टॉप कैसे कर पाओगे, कैसे बोर्ड में आपके टॉप कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके नेगेटिव इन्फोर्समेंट का यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट आपके यूज़ में लाए जाते हैं समय समय पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके बाद हम देखते हैं टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, टोकन इकोनॉमी भी एक इन्फोर्समेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है फर्स्ट आ जाता है किसी क्लास में, तो ऐसे में स्कूल द्वारा एक प्रोग्राम रखा जाता है और स्कूल में प्रोग्राम के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ के रूप में हो सकता है कि 10 नोटबुक आपकी दी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि 10 नोटबुक आपके पास जो है प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर टोकन इकोनॉमी आपके हो गया, आपको कुछ पुरस्कार के रूप में आपको दिया जा रहा है, चाहे आपके पास अवार्ड आपको दिया जा रहा है, चाहे आपके पास बुक्स आपको दी जा रही है, हो सकता है आपको कुछ कैश दिया जाए, हो सकता है 1100 रुपये आपको जो है इनाम दिया जाए। ये टोकन इकोनॉमी किसके लिए यूज़ करेगा, ये भी इन्फोर्समेंट के लिए यूज़ होती है, यहाँ से भी प्रोत्साहित आपके बच्चे होते हैं। बाकी ऑप्शन 4 के बारे में तो क्या बताए, ये तो आपके पास है ही नहीं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें यूज़ किया गया था नेगेटिव इन्फोर्समेंट को, और एज ए राइट आंसर भी इसी को आपके पास यहाँ पर रखा गया है HP बोस द्वारा। नेक्स्ट आपके पास है दुर्भीति का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। दुर्भीति यानी कि विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया। फोबिया आपके पास अलग अलग तरह से हो सकते हैं, इसके लिए अलग तरह से उपचार भी आपके किए जा सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास राइट आंसर को किसको लिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट सिस्टमेटिक आपके पास डिसेंसिटाइजेशन आपके पास ये होगा, किसके लिए, फोबिया को दूर करने के लिए। किस तरह का फोबिया हो सकता है, अब यहाँ पर फोबिया के अलग अलग टाइप है। यहाँ पर इस थेरेपी का जब भी यूज़ किया जाता है हम इसको एक किस तरह से लेंगे, बिहेवियर थेरेपी के रूप में हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास बिहेवियर थेरेपी के रूप में आपकी कौन कौन सी हो सकती है। बिहेवियर के रूप में हम देखें तो हो सकता है किसी व्यक्ति को आपके पास एंग्जाइटी हो, ऐसा पॉसिबल है, एंग्जाइटी की आपके पास हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को आपके पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी को आपके पास जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, सोचने की बड़ी गंभीर समस्या किसी को रहती है। कुछ को आपके पास हो सकता है स्नेक्स से डर लगता हो, सांपों से डर लगता हो, कुछ को हो सकता है कि बिच्छू से डर लगता हो, स्पाइडर से डर लगता हो। ये सारे क्या है, फोबिया के रूप है। जब भी हम टेक्निक्स की यूज़ करते हैं ट्रीट फोबिया के रूप में तो आपके पास सिस्टमेटिक डिसेंटिस्ट्रेशन आपके पास ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट किया जाएगा। इसके अलावा बाकी के भी हम देख लेंगे कि बाकी के भी क्या क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। आपको इस तरह से इस पेपर को सॉल्व करना है। कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। रेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें, ये क्या है, एक तरह का आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास जो रहता है। यहाँ पर हम सीधे तौर पर क्या कहेंगे कि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी भी तरह के आपके पास अनएक्सेप्टेबल जो फीलिंग्स है उससे आपके पास गुजरता है, तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर ये रेशनलिज्म आपके पास देखने को मिलता है। व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति अपने को डिफेंस करने की कोशिश करेगा। किस तरह से डिफेंस करेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डर लग गया, अब डर के मारे व्यक्ति क्या कर सकता है, हो सकता है डर के मारे कोई व्यक्ति कहीं से कूद ही जाए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास अंधेरे से कहीं ऐसी जगह से जा रहा है कि निचली साइड को आपके मानकर चलिए कि वहाँ से रास्ता है ही नहीं, लेकिन उसको डराने का किसी ने प्रयास किया, डर के मारे व्यक्ति ने जो वहाँ से छलांग लगा दी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में आपके पास इसका प्रयोग आपके देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास सीधे तौर पर कहेंगे कि ऐसा कोई बिहेवियर जो कि आपके पास जो है पहली बार आपको जो है किसी तरह के एक असमंजस में पड़ने के लिए आपके पास सामने आ जाता है, अनएक्सेप्टेबल आपके पास फीलिंग्स आपकी शो हो जाती हैं, तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर ये काम आता है। उसी तरह सब्लिमेशन की अगर मैं बात करूं, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म पर ही काम करता है। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन आपके पास क्या होगी। ऑप्शन 4 आपके पास कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन 4 को हम इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर देखिए तो द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल एंड इन्फेरेट फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस स्कोर। तो आपके पास यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं ये सीधे इंडक्टिव, डिडक्टिव, आपके पास निमोनिक्स आपके पास हो गए, मेटाकोग्निशन, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समस्या को समझे तो क्या समस्या है, समस्या क्या है कि वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुँचा जा सकता है। कोई भी एक ऐसी घटना जिसके माध्यम से आप पहले क्या करेंगे, उसकी सामान्य चीज़ों को देखेंगे, उस सामान्य के साथ साथ जो है विशिष्ट तक पहुँचते चले जाएंगे, समस्या के समाधान तक आप चलते जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर आप क्या समझ पा रहे हैं, यह है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। यहाँ पर किसी तरह से आप उस समस्या के समाधान तक पहुँच पा रहे हो। तो यह
इंडक्टिव जो रीजनिंग होगी ये सीधे तौर पर हमें कंक्लूजन तक ले जाएगी। स्पेसिफिक टू जनरल हम इसमें चलेंगे, यहाँ पर आपके पास ये याद रखना है, किसी भी तरह की विशेष घटना से सामान्य की ओर हम इसमें चलते हैं तो आपके इंडक्टिव रीजनिंग आपके कहलाएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन देख लेंगे कि आपके पास फिर अगर हम इंडक्टिव की बात करेंगे, डिडक्टिव आपके क्या होता है। डिडक्टिव में आपके क्या करता है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस रहता है डिडक्टिव के अंदर, जिसमें जो व्यक्ति आपके पास जो डिसीजन करेगा वो आपके पास समस्या के समाधान के अनुरूप करेगा। यानी कि आपके पास पीपल क्या करेंगे, पीपल करेंगे आपके पास डिसीजन लेने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए सोचना, तर्क विचार करना, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो रहता है जिसमें आपके पास समस्या के समाधान के लिए अपने तर्क निकालेंगे। मान लीजिए आपके रूम में लाइट चलेगी, अब रूम में लाइट चलेगी, आप क्या सोचेंगे, क्या मेरे रूम में लाइट गई, दूसरे वाले रूम में लाइट है, ठीक है, दूसरे वाले रूम में लाइट भी नहीं है, फिर देखेंगे क्या मीटर में लाइट है, मीटर में लाइट है, क्या पूरे एरिया में लाइट है। ये क्या है, डिडक्टिव। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप उसको डिडक्ट करेंगे, आप क्लू निकालेंगे, उन क्लू को जो है तर्क के आधार पर आप खोजना शुरू कर देंगे और अंततः परिणाम तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लास्ट में हो सकता है आपके कमरे की लाइट गई, ऐसा भी हो सकता है पूरे एरिया की, पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली गई हो। तो ये डिडक्टिव के अंदर आपके इसको कवर करेंगे। इसके लिए आपके पास निमोनिक्स अगर देखें, निमोनिक्स में आपके पास एम ये साइलेंट रहता है तो इसमें समस्या नहीं है, तो इसको निमोनिक्स कहा जाएगा। कुछ मुझे कहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन खराब है, तो ऐसा नहीं है। निमोनिक्स की अगर हम बात करें, ये क्या है, यहाँ पर आपके पास इस तरह से समझिए कि एक इस तरह का क्लू है जो कि आपको चीज़ों को याद करने में, रिमेंबर करने में आपको हेल्प करता है। जैसे मैं कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको छोटे छोटे ट्रिक्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास हिस्ट्री का एक ट्रिक है, जैसे जिसमें आपके पास जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की 4 संगतियों के लिए एक ट्रिक्स आपके याद रखी है, रावे पाकू। तो ये ट्रिक्स क्या आप बता रही है, चारों बौद्ध संगतियों के बारे में बता रही है। पहली जो बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में, दूसरी कहाँ हुई थी, विशाली में, तीसरी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में, और फोर्थ कहाँ हुई थी, कुंडलवन में। अब जो ये ट्रिक्स यूज हुई, अब जो ये वर्ड मैंने यूज किए रावे पाकू, अब जरूरी नहीं हिंदी में हो, इंग्लिश में भी ये वर्ड हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, ये वर्ड्स क्या है, मुझे याद करने में आसानी होगी। मुझे ये नहीं याद करना पड़ रहा है कि पहली पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी कहाँ पर हुई, तीसरी कहाँ पर हुई, मैंने ये वर्ड याद कर लिए। अब मुझे पता है कि रा पहले आ रहा है तो पहले आपके पास जो है राजगृह है, दूसरा आपके पास व आ रहा है तो वैशाली है, पा आ रहा है तो पाटलिपुत्र है, क आ रहा है तो कुंडलवन। अब एक सीक्वेंस वैसे ही याद हो गया। तो यहाँ पर जब इस तरह के सीक्वेंस का आप यूज़ करेंगे उसको कहा जाएगा निमोनिक्स। तो इन निमोनिक्स में हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, किसी इमेज का यूज़ कर सकते हैं, किसी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पूरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वर्ड यूज़ करेंगे। सेंटेंस जैसे कि पानीपत की लड़ाई आपकी हुई तो उसके लिए एक लाइन है, पानी पियो खाना खाओ। चलो अगर पानीपत की लड़ाई आपके पास कहाँ का हुई, पानी पियो, पानीपत की लड़ाई, यानी कि बाबर ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसको कैसे याद करेंगे, एक सेंटेंस से भी कर सकते हैं, पानी पियो खाना खाओ। चलो यार पानीपत की लड़ाई हुई, उसके बाद आपके पास जो है खानवा की लड़ाई हुई। इस तरह से एक सीक्वेंस आपके बनता चला जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए एक लाइन आपने याद कर ली, एक आपने ट्रिक याद कर ली, तो यहाँ पर किसके अंदर कद आएगा, उसको निमोनिक्स के अंदर आपके पास इसको रखा जाएगा। मेटाकॉग्निज्म, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके रिफ्लेक्ट करेगा, इवेल्युएट करने के लिए, कॉग्निटिव जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने पर यह काम करता है। डिसीजन मेकिंग मेमोरी इसको कहा जाता है, परसेप्शन पर यह काम करता है, प्रत्यक्षीकरण पर आपके ये आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमने इसको भी कवर कर लिया है। एक मैं और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपके पास पेपर सॉल्व कर दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न बने। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके पास पहले देख लेंगे क्या है, मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्न्ड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्राइवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। यहाँ पर एक नई स्मृति जिसमें नई सीखी गई जानकारी पूर्व भंडारित समान सामग्री में पुनः प्राप्ति में बाधा डालती हैं, क्या कहलाती हैं। सीधे तौर पर क्या कहा गया है कि एक नई सामग्री जो कि पूर्व भंडारित, पहले आपके पास सीखी गई चीज़ों को वापस याद करने में बाधा डाल रही है, वो आपके क्या कहलाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए और इसको अभी आप समझ पाएंगे कि क्या है, और आपने इसको गलत किया है तो फिर आपको लग जाएगा पता। यहाँ पर आपके पास जो है बिल्कुल आसान था। इसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए रेट्रोएक्टिव इंटरफेस वैसे तो टर्म्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको जो है मुश्किल लगेगा। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई एक पासवर्ड यूज़ किया है, कोई भी पासवर्ड आपके पास है, उस पासवर्ड को आपने याद रखा और एक समय बाद आपने उस पासवर्ड को चेंज कर दिया। मान लीजिए कि आपके पास गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट का कोई पासवर्ड आपके पास था, या फेसबुक का कोई अकाउंट आपके पास था। अब मैं अगर कहूं कि आप 2000 मान के चलिए कि 2015 से आप फेसबुक चला रहे हो, उस समय जो पासवर्ड था आप उसको याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास 2020 में आपके पास या 2022 के अंदर आपने पासवर्ड कोई आपने चेंज किया, उसके बाद अब 2024 आ गया, अब उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो, जितना मर्जी डोर डाल दो नहीं आप उसको याद कर पाओगे। ये किस में आएगा? रेट्रोएक्टिव इंटरफेस के अंदर आएगा। यहां पर हम क्या कहेंगे? व्हेन इट बिकम हार्डर टू रिकॉल ओल्ड इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन। आपने उसके स्थान पर नई जानकारी एकत्र कर ली है, नई जानकारी को अडॉप्ट कर लिया है, जो कि आपको लगा कि उसके बाद उसकी आपको कभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ओल्ड पासवर्ड आपके मान लिखता है, आपको वही याद नहीं है। तो ऐसे में आपके पास इसको किसके अंदर रखा जाएगा? इसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेस के अंदर रखा जाएगा, जहां पर एक स्मृति जो है, प्रक्रिया, नई सीखी गई जानकारी जो है पूर्व भंडारित सामग्री को जो पुनः प्राप्ति में बाधा आपके डाल रही है, वापस उसको कॉल करने में जो आपको समस्या उत्पन्न कर रही है। पुराने पासवर्ड आपको याद ही नहीं आ रहे, तो ऐसे में समस्या आपके हो सकती है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो फिर इसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेस के अंदर हम इसको कवर करते हैं। प्रोएक्टिव इंटरफेस क्या होता है? प्रोएक्टिव इंटरफेस सीधे तौर पर आपके पास क्या है, जहां पर ओल्ड इंफॉर्मेशन और जो आपके पास नॉलेज इंटरफेस आपके पास है, वो आपको न्यू इंफॉर्मेशन को जो है आसानी से वापस आपके ला सकता है। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके रहती है, लॉन्ग टर्म्स के अंदर जो आपके रहती हैं, वो किसके अंदर आएगी? प्रोएक्टिव इंटरफेस के अंदर आएगी, जिसमें आपके पास पूर्व जो आपके पास जानकारियां थी वो नई जानकारियों के साथ सम्मिलित हो गई हैं, और जब उसको याद करते हैं तो इजीली वो आपके पास रिकॉल हो जाती हैं। इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसको प्रोएक्टिव इंटरफेस कहते हैं, जो कि आप इंफॉर्मेशन को जो यूज में आप ला पा रहे हो वो प्रोएक्टिव इंटरफेस है, जो कि पुरानी जानकारी आपके पास हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा रिट्राइवल क्यूज आपके पास ये क्या होता है? रिट्राइवल क्यूज आपके पास ये 4 तरह के रहते हैं। कौन कौन से 4 तरह के, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कितने स्टूडेंट आपके इसको सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता तो लगे एटलीस्ट। इसके अलावा ऑप्शन डी में थोड़ा सा बताता हूँ। ऑप्शन डी क्या है? ये कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके पास रहते हैं, चाहे आपके पास स्ट्रेस हो, चाहे ट्रामा हो, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके लिए यूज किया जाता है आपके पास फ्यूग स्टेट को। तो फ्यूग स्टेट आपके पास क्यों यूज किया जाता है? जितने भी जो डिसऑर्डर रहते हैं, स्पेशली कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उससे संबंधित है, चाहे ट्रामा है, स्ट्रेस वगैरह जितनी भी चीजें हैं साइकोलॉजिकल, उसके अंदर इसको कवर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चारों आप सॉल्व करेंगे, तब जाकर आपको जो है साइकोलॉजी सेक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तब जाकर आप साइकोलॉजी सेक्शन में 30 में से लगभग जो है 22 से लेकर 25 के बीच में आप कवर कर सकते हैं। वैसे तो 28 भी जा सकता है, लेकिन हम जो है एवरेज लेकर चलेंगे, 22 से लेकर 25 के बीच में आपका स्कोर आराम से बन सकता है अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब मैं आपको क्या करता हूं, अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर क्वेश्चन बताता हूं, बाकी का पेपर आप खुद सॉल्व करना। पेपर आपको यहीं इसी वीडियो के माध्यम से मिल गया है, वीडियो को पॉज करना, ऑप्शन आपके देख लेना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। द टेस्ट विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स इज नोन एज। तो यहाँ पर वह परीक्षण जिसमें बहुत सी लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये एक्चुअल में जो टेस्ट था ये आईक्यू से संबंधित एक टेस्ट है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? कॉल ब्लॉक द्वारा ये दिया गया था, जिसमें ब्लॉक जो है ये वुडन ब्लॉक है, उसको आपस में जोड़ना होता था, विद इन टाइम आपके जोड़ना होता था, उससे संबंधित ये प्रश्न है। इसको डिटेल में आप खुद देख लेना। इसके अलावा आपके पास राइट आंसर तो यही है, ऑप्शन फर्स्ट आपके पास राइट आंसर है। ऑप्शन बी कल्चर फेयर टेस्ट, ये आपके जो है किसने दिया है ये भी पता होना चाहिए। रवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट ये बहुत बार है। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके कौन कौन से हैं, ये सारे आपके सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके पास 7 का क्या होगा? 7 का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग सेल। एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो सी है ये आपकी अभिक्षमता को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति का जो कौशल अर्जन है वो आपको क्या, उसकी अभिक्षमता आपके दर्शाने का प्रयास करेगा। रेफर टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल इज, आपके पास ये एप्टीट्यूड आपका शो करता है, ऑप्शन सी। अब ये इंटेलिजेंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, सभी आप सॉल्व करेंगे तब बात आपके बनने वाले हैं। एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते, इसे क्या कहते हैं? एज ए पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ, दिस इज नोन एज, क्या इसको कहा जाएगा? इसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म संप्रत्यय इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण किसके द्वारा आपके बनाया गया है? यानी कि आपके पास TAT ये टेस्ट आपके किसके द्वारा बनाया गया है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो आपके पास थेमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? मॉर्गन एंड मूरे द्वारा। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके ये सही होगा। बाकी सभी व्यक्तियों के नाम देख लीजिए, इन्होंने भी कोई ना कोई टेस्ट आपके दी है। रोशांक इंक ब्लॉक जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसमें कितने इंक ब्लॉक आपके यूज़ किए गए थे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपके देख लेंगे 16 पीएफ, जो आपके पास क्वेश्चन आपके देखा जाता है, जो पर्सनालिटी फैक्टर से संबंधित आपके पास 16 पीएफ की बात करते हैं, कौन करते हैं, केटल करते हैं। पर्सनालिटी से रिलेटेड किसने तरह के आपके पास फैक्टर की बात की है, केटल ने 16 तरह के पर्सनालिटी फैक्टर की बात की गई है। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर आपके 11 का सही हो जाएगा। इसके अलावा बाकी आइसिंग की थ्योरी से प्रश्न आपके बनते हैं। ये 2-3 व्यक्ति नए देखने को मिल रहे हैं, इनकी कौन कौन सी थ्योरी है सर्च करके देख लेना, तब आपको जो है समझ आएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। वॉटसन और स्किनर ने मनोविज्ञान के किस उपागम में योगदान दिया है। वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सभी को पता है वॉटसन और स्किनर दोनों बिहेवियरिस्ट थे। अगर आप क्लासेस में हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है। अब आपका क्या काम है, फंक्शनिज्म से संबंधित कौन कौन से एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है, कॉग्निटिव से संबंधित कौन कौन से हैं, सोशल कल्चर से रिलेटेड आपके कौन कौन से हैं। तो फिलहाल अगर हम 12 की बात करें तो 12 का तो ऑप्शन आपके पास डी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके पास, साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स विद पर्सन दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर। मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणक एवं संवेगात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। 13 की अगर मैं बात करूं सभी को पता होगा, उसको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है। निस्संदेह सभी का सही होगा, ऐसे प्रश्न तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन भी देख लेना कि कौन कौन किस किस लिए आपके लिए यूज में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन बी इक्वल टू एफ। आपके पास विच सिस्ट बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्सन एंड हर और हिज एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका है, कर्ट लेविन का आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सभी देखना, जेम्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, जेबी वॉटसन ने कौन सी दी है, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है। सारी थ्योरी देख लेना, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते तो इस तरह से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है, इफ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल यूजिंग एन identical instruments, it's likely that both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of, यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई मापते हैं तो यह संभावना है कि आप दोनों लंबाई के बारे में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यह उदाहरण किसका है, अगर किसी भी चीज़ के जो है सेम परिणाम आपके निकलते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि वहाँ पे जो है वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी उसकी है। ऑब्जेक्टिविटी है कि यानी कि आप भी मापोगे तब भी उतना ही आएगा, आपका दोस्त भी मापेगा तब भी उतना ही आएगा, उसमें बदलने वाला नहीं है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिविटी उसमें हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, एक प्रयोग एक स्वतंत्र चर है, यानी कि इन ए एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक जो चर है किस तरह का आपके देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल दैट मैनिपुलेटेड, वह चर जिसमें बदलाव किया जा सकता है, एक प्रकार से एक स्वतंत्र चर कहलाता है। हम कहेंगे कि इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल 16 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। इंडिविजुअल व्यक्तिगत मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक जो किसके द्वारा प्रतिपादन इसका किया गया है। 17 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा अल्फ्रेड एडलर द्वारा आपके पास इंडिविजुअल साइकोलॉजी का आपके प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ईगो सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये सिगमंड फ्राइड की जो पर्सनैलिटी है उससे संबंधित है। तो ईगो सुपर ईगो, ईद आपके पास बहुत हावी भी नहीं होना चाहिए, समस्या उत्पन्न कर देगा, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी की थ्योरी देख लेना, स्किनर की थ्योरी आप देख लेना, जूंग की देख लेना, अल्फ्रेड ऑलपोर्ट की आपके सारी थ्योरी इनकी देख लेना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऐसे पढ़ लीजिए, फिर आपके आराम से प्रश्न बन जाएंगे, कम से कम 22 से 25 बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल जूंग। कार्ल जूंग द्वारा इनमें से कौन सी थ्योरी आपकी विकसित की गई है। साइको एनालिटिक थ्योरी सभी को पता होगा सिगमंड फ्राइड की है, जो अभी हम ईगो सुपर देख रहे हैं इसको साइको एनालिटिक थ्योरी भी आपके कहा जाता है। 19 का ऑप्शन ए तो आपके हो गया गलत। अब अगर ऑप्शन बी को देखें, एनालिटिकल साइकोलॉजी बिल्कुल सही है, कार्ल जूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी की बात की है। अब आपने ये भी देखना है कि आपके पास सोशल साइकोलॉजी किसने बात की, इंडिविजुअल साइकोलॉजी तो हमने कवर कर लिया है इसी पेपर के अंदर, अभी हमने देखा, तो ये आपने सारे सॉल्व करने हैं। अगला प्रश्न, निशा शो एग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन हर क्लास एंड ऑफन कॉल हर क्लासमेट एग्रेसिव, आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म। अभी डिफेंस मैकेनिज्म की आपको मैं बात कर रहा था,
किससे रिलेटेड है, डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास, यानी कि निशा अपनी कक्षा में आक्रामक प्रदर्शित रहती है, आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बनाती है। इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचाने। तो 20 में सीधे तौर पर हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि अपने सहपाठियों को भी आक्रामक बताती हैं। तो यहाँ पर पहले खुद एग्रेशन दिखाना, एग्रेशन होने के बाद फिर दूसरों को ब्लेम कर देना, इसको आपके प्रोजेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अब किस किस का ऐसा बिहेवियर है आप देख लीजिए अपने आप। रिया इज काउंसलर एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट्स से एंड फील यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, दिस इज नॉन एज। तो यहाँ पर रिया एक परामर्शदाता है और उसके पास यह योग्यता है कि कुछ सेवाएं कर रहा है, जो कुछ सेवार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है वह उसे वैसे भिन्न शब्दों के द्वारा पुनर्कथित करती हैं। एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, ये कुछ आपके जंबल हो गया। रिया एक परामर्शदाता है और उसके पास यह योग्यता है कि कुछ सेवार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही भिन्न शब्दों के द्वारा पुनर्कथित करती है या कहलाता है। ये मुझे हिंदी में समझ नहीं आया, इंग्लिश में दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। रिया इज काउंसलर एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट्स से एंड फील यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज नॉन एज, ये कहलाएगा, ये कराएगा पैराफ्रेजिंग। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही होगा। अब बाकी के भी आपको पता है, कम्युनिकेशन क्या होगा, लिसनिंग क्या होगा, डिकोडिंग आपके कहाँ होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग कहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, मेमोरी के कॉन्सेप्ट है, इसको आपके साथ में। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। कॉग्निटिव आपके पास दिमागी तौर पे आपके पास विकसित हो रहे हो, दिमागी तौर पे आपका विकास हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 22 की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव जो आपके पास है इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, इमोशन नहीं होगा, इंडिविजुअल आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो इसमें तो आपके पास दो राय नहीं होनी चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अलग अलग हम देखते हैं थ्योरी, चाहे आपके पास पियाजे की हम देखिए, ब्रूनर की हम देखिए, वाइगोत्स्की की हम देखें, सभी ने कॉग्निटिव पर आपके काम किया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके पास सभी पे हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। कहाँ पर ऐड हो रही है, आपके जो है दिमाग के अंदर इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके पास रहेगा, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित रहेगा, है ना। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ, विकास की अंतरक्रिया से प्रभावित होता है। विकास किस अंतरक्रिया से प्रभावित होगा। 23 की अगर हम बात करें तो सीधे आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, विकास सीधे तौर पर आपके पास बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपके पास इससे डिपेंड करती हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक प्रक्रिया की अंतरक्रिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेदी पेशीय व्यवस्था की अनुमानित आयु क्या होती है। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपके जो जीन पियाजे हैं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये प्रश्न आपके पूछा गया है और उसी के द्वारा इस टर्म को यूज किया गया है, सेंसरी मोटर स्टेज। ये पहली अवस्था बताता है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली स्टेज आपके पास जो है 0 से लेकर 2 ईयर की उसके द्वारा मानी गई है। दूसरी स्टेज आपके पास, तीसरी स्टेज और आपके पास फोर्थ स्टेज, ये सीक्वेंस में है। पहली स्टेज का नाम आपके सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी का क्या होगा, तीसरी का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, इसको आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांतवादी के द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं दी गई है जो कि एक विशेष संकट चेतावनी से संबंधित है। विच थ्योरिस्ट प्रपोज द 8 स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ईच एसोसिएशन विद ए पर्टिकुलर क्राइसिस। तो यहाँ पर ये थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। इस थ्योरी को जो है आपके लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है इस थ्योरी से संबंधित। बाकी सभी को आपने देखना, सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है, एरिक्सन की एक थ्योरी है, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, अब्राहम मेस्लो की एक थ्योरी है। सारी पता आपको होनी चाहिए, तब आपके जो है प्रश्न सही हो जाएंगे। 26 की अगर हम बात करें तो आपके पास द प्रोसेस ऑफ इंटरकॉपरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस एंड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज, यानी कि नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये भी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से प्रश्न आपके पूछा गया है। तो 27 की अगर हम बात करें तो सभी को क्या पता है, जहां पर भी आपके पास नए अनुभव को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये टर्म्स एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास आपको पता होनी चाहिए। ये 3 टर्म्स यूज की गई थी किसके द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, तो सभी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, ये तो सिंपल है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही हैं। कई बार ऐसे ऑप्शन में दे दिया होता है जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास IQ निकल कर आ जाएगा, किसी व्यक्ति का IQ कितना है। नेक्स्ट आपके देख लेंगे The Gestalt principle, which states that elements which are close to each other and perceived as a group is called। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा है, यानी कि पहले इसको हिंदी में देख लें। गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है जो यह बताता है कि दूसरे जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय से एक दूसरे के निकट होती हैं, वह उन्हें एक समूह के रूप में देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हम देखते हैं एज ए वॉल, संपूर्ण पर इन्होंने काम किया, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर ये केंद्रित नहीं रहे, बल्कि आपके पास जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, इस पर इन्होंने काम किया। अगर हम इसकी बात करें, इसमें किसको कंसीडर किया गया है, ग्रुप को किसको कंसीडर किया है, इसमें किया गया प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता का सिद्धांत। ये डिपेंड करेगा कि आपके नज़दीक कोई चीज़ है, अगर उसको आप पर्याप्त रूप से जो है अपनाना, उसको जो है क्या करेंगे, उसको जो अर्जित करना चाहते हैं, या उसका जो है सेवन, जैसे कि आपके पास एक गेस्टाल्ट की थ्योरी देखनी है आपने, उसके अंदर हम देखते हैं जो एक वन मानुष है, सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, उसके पास संभावनाएं थी कि वो छड़ी के माध्यम से जो है आपके केलों को अपने पास ला सकता था। तो ऐसे में निकटता आपके आवश्यक है। अगर वो इतनी दूर होती है कि वहाँ पर किसी भी साधन के से माध्यम से वो उसको अपने पास नहीं ला सकता, तो ऐसे में आपके उस थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो यहाँ पर ये डिपेंड जो करता है किसके ऊपर, निकटता के सिद्धांत पर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के सिद्धांत पर ये डिपेंड करता है कि वो आपके पास कम से कम उसको पाने के उसके पास पर्याप्त अवसर हो, पर्याप्त साधन हो, व्यवस्था उस तरह से की जाए कि उसको वो अचीव कर सके। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं, उसे अर्थवान बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल वर्ड इज नॉन एज। तो ये जो थ्योरी है, ये वही गेस्टाल्ट वाली थ्योरी से संबंधित प्रश्न आपके आ गया है, और यहाँ पर उसी की बात की गई है। ये प्रत्यक्षीकरण पर डिपेंड करता है। जब हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं तो उसे अर्थवान बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये परसेप्शन कहलाता है। जो आपके कोलबर्ग की थ्योरी थी, इनसाइड थ्योरी, उसमें इसी परसेप्शन का यूज़ किया गया है। जो चिंपैंजी था, चिंपैंजी ने उसी प्रत्यक्षीकरण का यूज़ किया, अपने पास जो चीज़ें थी उन चीज़ों के साधनों का प्रयोग करके जो है उसने अपने केले प्राप्त करने का जो प्रयास किए। तो यहाँ पर परसेप्शन पर यह बेस आपकी थ्योरी थी, जो गेस्टाल्ट वाली थ्योरी से संबंधित ये प्रश्न आपके पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके पास, शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन में कुत्तों के प्रयोग करने के लिए कौन जाना जाता है। तो ये इवान पेवलो ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, किसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे यहाँ कहा गया कि जो कुत्तों पर प्रयोग करने के लिए किसे जाना जाता है, इवान पेवलो। अगर आपसे कहा जाता है कि जो चूहे पर प्रयोग करने के लिए किसे जाना जाता है, तो आप BF स्किनर कहते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि किसने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, तो JB वॉटसन आपके पास हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है किसने जो मन की अवस्थाओं का वर्णन किया था, तो सिगमंड फ्रायड आपके पास हो सकता है। ऐसे विद ऑल ऑप्शन इसको सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा और साइकोलॉजी सेक्शन आपके पास बेहतर तौर पर आप इसको जो है अटेम्प्ट कर पाओगे और इसमें बेहतर स्कोर कर पाओगे। बाकी आप चाहे तो HPTET की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। अगर पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, 6 से आगे के जितने भी आपके पास क्वेश्चन है विद ऑल ऑप्शन भी सॉल्व करने होंगे, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, आप लिख देना क्वालिटी लर्न पॉइंट पार्ट साइकोलॉजी पार्ट 2 आप लिख देना। मैं आपके लिए पेपर जो है सॉल्व कर दूंगा, ताकि मुझे वो हाईलाइटेड हो जाए जो कमेंट्स, तब मैं आपके लिए इसको पार्ट 2 लेकर आऊँगा, फिर फुल क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व किया जाएगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ HPTET की प्रिपरेशन के लिए, न्यू अपडेट के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।